दिलीप मंडल भारतीय मीडिया का एक ऐसा नाम जो जाना जाता है अपने तीखे तेवर और सटीक पत्रकारिता के लिए। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यमों में देश के जातिगत पिछड़े और शोषितों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ गिने चुने पत्रकारों में अगर किसी का नाम अग्रणी होता है तो वह केवल दिलीप मंडल ही होगा। पत्रकारिता के महानायक माने जाने वाले एसपी सिंह साहब की विरासत को अपने कंधों पर मजबूती से ले जा रहे दिलीप मंडल पिछले दिनों इंडिया टुडे के मैनेजिंग एडिटर भी रह चुके हैं। मीडिया का अंडरवर्ल्ड, कॉरपोरेट मीडिया, दलाल स्ट्रीट जैसी मीडिया की पोल खोल करने वाली किताबों को उन्होंने ही लिखा है। आज इस साक्षात्कार में हम रूबरू होंगे मंडल साहब से। हमारे सहयोगी नीलेश झाल्टे जी ने मंडल साहब से की हुई बातचीत का अंश। जो नया दौर का जो मीडिया है सर, सुबह बात भी हुई उस पर, तो इस मीडिया को आप किस तरह से देखते हैं सर? नीलेश, जो नए दौर का मीडिया है उसको मैं इसकी सारी संभावनाओं के साथ और इसकी लिमिटेशंस के साथ भी देखता हूँ। एक मामले में ये हुआ है कि नए मीडिया की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो अब तक नहीं बोल रहे थे वो इसमें बोलने लगे हैं। भारत जैसे देश में इसका बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए भी है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस समाज में ऐसे थे जिनकी कोई वॉइस नहीं थी, जिनकी आवाज़ नहीं थी, उनके लिखने, पढ़ने, बोलने पर पाबंदी थी और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। पिछले 100-200 साल में निश्चित रूप से वो उनका स्कूल जाना शुरू हुआ है, बात करना शुरू हुआ है, लेकिन मीडिया में उनकी आवाज़ अभी तक बहुत कम सुनाई दे रही थी। तो भारत के में अगर मैं पिछले 2-2.5 साल के भी इतिहास को देखूँ तो पहली बार इतने सारे लोग इतना कुछ लिख बोल रहे हैं। शायद पहले 100 साल में जितना लिखा बोला जाता था उतना शायद अब हर दिन या हर घंटे इस समय इस देश के लोग लिख बोल रहे हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस मामले में एक पॉजिटिव घटनाक्रम है। दूसरा ये कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है उससे इसकी जो प्रकृति है उस मामले में अलग भी है कि इसमें जो सुनने वाला है, किसी इन्फॉर्मेशन को लेने वाला है, वो निष्क्रिय नहीं है, वो सक्रिय है और उसमें वो उसकी हिस्सेदारी निभाता है और उसमें वो अपनी बात कहते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो एक तरह से ये डेमोक्रेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें कि लोग बात सुन रहे हैं, बात पढ़ रहे हैं, तो बात बोल भी रहे हैं। तो इस तरह से जिसका एक लोकतांत्रिकरण हुआ है और बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, तो पूरे प्रोसेस का जो एक पहले अभिजात्य चरित्र था कि कुछ लोग बात करेंगे और कुछ लोग सुनेंगे, उसकी जगह बहुत लोग बात करेंगे और बहुत लोग सुनेंगे का कि नए दौर में हम लोग हैं। और आने वाले समय में उम्मीद की जानी चाहिए कि सब लोग बात करेंगे और सब लोग सुनेंगे का एक दौर आएगा। ये इसकी संभावना का पक्ष है। लेकिन हमको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यह मीडिया जिस समय हम कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक स्पेस दे रहा है, इसी समय में इस मीडिया का सबसे जोरदार और सबसे बेहतरीन इस्तेमाल इस देश की जो पतनशील संस्कृति की प्रतिनिधि संस्था है आरएसएस, उसने इस मीडिया का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया, सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया। पॉजिटिव सेंस में नहीं, लेकिन आप इस्तेमाल का वॉल्यूम देखें तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उन्होंने करके 2014 के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और इस वजह से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से मोदी ने इस मीडिया का जितना अच्छा इस्तेमाल किया है वो पिछले सोशल मीडिया के 8-10 साल का जो भारत का दौर है उसके सबसे अच्छा जो इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिसने एक व्यक्ति ने किया या जिस संस्था ने किया वो आरएसएस और मोदी है। तो ये संभावनाओं का मीडिया है, लेकिन इस संभावना का इस्तेमाल सिर्फ सकारात्मक ढंग से होगा, सिर्फ प्रगति की ताकतें करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक टूल है जिसका इस्तेमाल जो भी बाकी माध्यमों में शक्तिशाली है, पूरे देश में जो शक्तिशाली है वही बाकी मीडिया को भी कंट्रोल कर रहा है और इस मीडिया को भी कंट्रोल करेगा, कम से कम विचार के स्तर पर मेरा यही मानना है। अच्छा, बंद हो रहा है, उनके संस्थान बंद हो रहे हैं, अखबार बंद हो रहे हैं, भारत अभी उस दौर में नहीं पहुंचा है। इंग्लिश मीडिया के मामले में, प्रिंट मीडिया के मामले में ये देखा जा रहा है कि उनकी जो ग्रोथ की स्पीड है वो काफ़ी अब स्थिर हो गई है, लेकिन हिंदी मीडिया तो अभी ग्रोथ के फेज में है। बाकी जो भारतीय भाषाएं हैं, बंगला, मराठी, इन सारी भाषाओं में इस समय ग्रोथ अभी रुका नहीं है। तो अभी यहाँ पर वो स्थिति नहीं है जो पश्चिमी देशों में आ गई है, उसका असर अभी रहेगा।
लेकिन जो अच्छी बात हुई है वो ये कि ट्रेडिशनल मीडिया पर अब एक दबाव है कि वो अगर कोई ऐसी बात बोलता है जो कि लोगों को लगता है कि सही नहीं है, तो लोगों के पास अपना मंच है जिसके जरिए वो अपनी बात कह सकते हैं। तो एक तरह से ट्रेडिशनल मीडिया के लिए विश्वसनीय बनने की एक नए तरह की चुनौती है। वो ये नहीं कह सकते हैं कि अगर किसी एक्सीडेंट में 20 आदमी मरा है तो वो ये नहीं कह सकते हैं जो शायद पहले कह सकते थे कि 2 ही आदमी मरे हैं, क्योंकि जो अल्टरनेट मीडिया है उनके पास अब ये टूल है जिसके जरिए वो साबित कर सकते हैं, बता सकते हैं फोटो और वीडियो के जरिए कि दरअसल हुआ क्या है। तो ये जो स्थिति है, क्योंकि विचारों में जो पहले एक रूपता थी, ट्रेडिशनल मीडिया एक तरह के विचार आमतौर पर अलग अलग कहने को अलग अलग अखबार होते थे, लेकिन ज़्यादातर विषयों पर एक जैसी राय उनकी होती थी। आर्थिक नीतियों पर, विदेश नीति पर, बहुत सारे मामले पे सारे मीडिया हाउसेस की एक जैसी राय होती थी। उसमें अब काउंटर पॉइंट आना शुरू हो गया है, ये मुझे लगता है, और ये अच्छी बात है कि ट्रेडिशनल मीडिया ने एक दबाव भी क्रिएट किया है। जो नया मीडिया है उसने ट्रेडिशनल मीडिया पे एक दबाव क्रिएट किया है कि वो अपना जो एक तरफा कवरेज है उसमें एक संतुलन लाने की कम से कम कोशिश करें। सर, आपने सुबह एक काशीराम जी का उदाहरण दिया था मीडिया के बारे में, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो मीडिया है कभी अम्बेडकर या शाहू फुले या पेरियार की भाषा बोलेगा? देखिए, ये जो मैंने बात कही थी काशीराम साहब के मामले में, वो यही कहा था कि काशीराम साहब का जिस समय इस देश में प्रभाव बढ़ने लगा था, लाखों लोग उनकी रैलियों में आने लगे थे, तब मीडिया उनको कवर नहीं करता था। तब काशीराम साहब के सहयोगियों ने उनसे कहा कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। तो उन्होंने दिल्ली के प्रेस क्लब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और सारे मीडिया हाउसेस को उन्होंने बुलाया। प्रेस क्लब के जरिए सारे पत्रकारों को सूचित किया। कई उसमें हजारों पत्रकार होंगे जिनको सूचना गई कि काशीराम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय काशीराम साहब वहाँ मौजूद हुए अपने एक साथी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। वो कुर्सियों पर बैठे रहे और 1.5 से 2 घंटे तक कोई भी पत्रकार वहाँ पर नहीं आया और दरअसल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस असफल हो गई। इसका जिक्र काशीराम साहब ने बहुजन संगठक की जो उनकी उस समय की पत्रिका थी उसमें उसका जिक्र किया है। और इसके बाद उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि हमको अपना मीडिया बनाना चाहिए, इस मीडिया पे हमको भरोसा नहीं है। तो ये मीडिया के जो जातिवादी चरित्र है उसको भी एक तरह से दिखाता है। और ये बात बाद में भी साबित हुई जब अनिल चमड़िया, योगेंद्र यादव और जितेंद्र जी ने दिल्ली के मीडिया हाउसेस का एक जाति सर्वेक्षण किया। तो ये पता चला कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग वहाँ पर निर्णय लेने वाले पदों में एक भी नहीं है और ओबीसी के सिर्फ 4% लोग हैं। तो ये मीडिया का जो चरित्र है ये बहुत बदल गया है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ बदल गई है वो ये है कि जो मीडिया का कंज्यूमर था, जो अखबार पढ़ता है या चैनल देखता है, उस सोशल क्लास में बदलाव आया है। अब बहुत बड़ी संख्या में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग बड़ी संख्या में अखबार ले रहे हैं, चैनल देख रहे हैं और ये उनका नया मार्केट है। अब ट्रेडिशनल मीडिया को ये तय करना है कि इन दोनों के बीच वो संतुलन कैसे बनाता है। अपना उनका जो ब्राह्मणिकल न्यूज़ रूम है और जो उनका एक विविधता भरा जो उनका कंज्यूमर है। तो ये चुनौती उनके लिए है कि वो इसी न्यूज़ रूम से या तो वो कोशिश करे कि वो इन समाज के सारे तबकों के मतलब का कंटेंट, उनके हित का कंटेंट या कम से कम उनकी बात करने वाला कंटेंट या ऐसा कंटेंट जिसमें इन समाजों को अपना चेहरा दिखे, ऐसा कंटेंट क्रिएट करे, या फिर वो न्यूज़ रूम के स्ट्रक्चर में चेंज करे और इन समाजों को हिस्सेदारी दे। ये चुनौती दरअसल ट्रेडिशनल मीडिया के लिए है, क्योंकि ये समाज ट्रेडिशनल मीडिया में जब वॉइस नहीं मिल रहा है तो वैकल्पिक मीडिया में अपनी जगह वो तलाश रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, अपने ग्रुप्स बना रहे हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप बना रहे हैं, फेसबुक के अंदर ग्रुप्स बन रहे हैं, आपस में इनके बीच का एक कम्युनिकेशन का नेटवर्क बनने लगा है। तो अब ये चैलेंज उनके लिए है। अच्छा, और सर जो भारतीय मीडिया की अगर बात करेंगे तो भारतीय मीडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट जो है उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट की जो थ्योरी चॉम्स्की ने दी थी वो थ्योरी एक तरह से जो वाल्टर लिपमैन की थ्योरी थी और जिसको मैकॉम और शॉ ने भी बाद में आगे बढ़ाया कि मीडिया विचारों को प्रभावित कर सकता है। इस थ्योरी का बेसिस जो है वो यही है कि मीडिया में लोगों के विचारों को प्रभावित करने की क्षमता है। और इसके लिए अमेरिकी चुनाव का एक सर्वे किया गया था कि लोग किस बारे में सोचते हैं
ये जानने के लिए लोगों से पूछा गया था कि आप इस चुनाव में किन मुद्दों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसकी एक लिस्टिंग की गई, एक सर्वे करके पता चला कि ये 10 मुद्दे हैं जिसको कि अमेरिका के नागरिक, एक खास जगह के, संभवतः वाशिंगटन शहर के लोग इस मुद्दों को महत्वपूर्ण मानते हैं। और ये देखा गया, जानने की कोशिश की गई कि मीडिया इस बीच में किन मुद्दों को उठा रहा था। तो पता चला कि जो 10 मुद्दे लोग बता रहे थे महत्वपूर्ण है, ये दरअसल वही मुद्दे थे जो मीडिया बता रहा था महत्वपूर्ण है। इसी से ये थ्योरी निकली कि मीडिया विचारों को प्रभावित कर सकता है। कई बार निर्णायक रूप से ये नहीं बताता है कि किस मुद्दे पर हमारी क्या राय होनी चाहिए। जैसे कि इंश्योरेंस पर एफडीआई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर हम अलग अलग राय रख सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस में एफडीआई एक बड़ा मुद्दा है, ये मीडिया हमें बता देता है। मीडिया जिन मुद्दों को कवर नहीं करता है वो लोगों के मुद्दे नहीं होते हैं। तो कई बार हम उसमें उस मुद्दे के पक्ष और विपक्ष में तो फिर भी हो सकते हैं, लेकिन किन किन मुद्दों पर बात करनी है इस देश में, इस समय किन किन मुद्दों पर बात करनी है, ये कम से कम मीडिया हमें ये डिसाइड कर देता है कि ये मुद्दे हैं, आप इन पर बात कीजिए। ओपिनियन चाहे इधर उधर आपकी हो सकती है। तो ये जो कंसेंट मैन्युफैक्चर होता है, ये जो कंट्रोल करता है, मीडिया कंट्रोल भी एक चॉम्स्की की किताब है जो प्रोपेगेंडा पर उन्होंने लिखी है। तो ये थ्योरी सारी मिलती है कि जो सोसाइटी के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, वो थॉट प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है। और इसमें आप ग्रामशी को भी जोड़ लीजिए कि हेजेमनी जो है वो सिर्फ दबाव और ज़बरदस्ती लागू नहीं होती है। वर्चस्व जो है वो सिर्फ दबाव से लागू नहीं होता है। जिन पर ये लागू होता है उनके बीच इन पॉलिसीज़ के प्रति एक सहमति बनाई जाती है। जैसे आप हो सकता है कि जो आप जाति व्यवस्था है वो जिनको परेशान कर रही है, वो अगर जाति व्यवस्था से अपनी परेशानी को पहचान पाते तब वो शायद इस जाति व्यवस्था के अंदर नहीं रहते। वो इन व्यवस्थाओं को अपनी व्यवस्था मान लेते हैं और उसकी स्वीकृति बना लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का कुल मिलाकर मतलब भारतीय संदर्भ में यही है, या विश्व के संदर्भ में भी, कि जो बाकी खास करके प्रोडक्शन के प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, वो विचार के क्रिएशन को भी कई बार कंट्रोल कर रहा होता है। और इस वजह से रेजिस्टेंस की ताकतें जो हैं वो उस तरह से इवॉल्व होकर नहीं आ पाती, क्योंकि लोगों को लगता ही नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। लोगों को लगता ही नहीं है कि किस चीज़ों का महंगा हो जाना कोई बहुत बड़ी समस्या है, या लोगों को लगता नहीं है कि इस देश में किसानों की आत्महत्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि नेशनल लेवल पर वो बहुत कम कई बार रिपोर्ट हो रहा है। तो लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम तो है ही नहीं। प्रॉब्लम तो शायद वो है जो कि किसी देश के साथ हमारा झगड़ा चल रहा है, या किसी हीरो हीरोइन की कोई खबर, या कोई भी चीज़ को वो, या मोदी की कोट हो सकती, मोदी जो कोट पहन रहे हैं वो बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो एजेंडे तय कर देता है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे कि इस देश में ज़्यादातर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा शायद इस देश का होना चाहिए। वो मुद्दे ही नहीं बनते क्योंकि बताया नहीं जाता है, रिपोर्ट ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई इस देश के लोगों को लगे तो कि पहले किसी की हेल्थ केयर सरकार का महत्वपूर्ण काम है, दुनिया के ज़्यादातर देश दे रहे हैं, भारत नहीं दे रहा है, भारत सरकार नहीं दे रही, ये बड़ा मुद्दा है। तो इसको मुद्दा कहाँ बनने दिया जाता है। हाँ, एक सर इम्पोर्टेंट सवाल है जो अभी मौजूदा इस पर है कि देश में मतलब अभी मोदी की सरकार बनी और दिल्ली में आपकी सरकार बनी, तो इसके लिए आप सोशल मीडिया या मीडिया की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं? और आप एक खुद मेन स्ट्रीम मीडिया के संपादक और अच्छे पद पर आपने काम किया है, और आपको मीडिया आलोचक के रूप में भी जाना जाता है, तो आप इस नई पीढ़ी से क्या आशा करते हैं? 2 सवाल आपने पूछे कि एक तो पॉलिटिकल प्रोसेस जिस तरह का चल रहा है उसमें सोशल मीडिया की क्या भूमिका है। इसमें मेरी एक स्पष्ट मान्यता है कि भारत में सोशल प्रोसेसेस को सोशल मीडिया ने प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इस वजह से सारी पार्टियां अब सोशल मीडिया को लेकर काफ़ी चिंतित है, उस पर वो काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट कर रही हैं, और वो पैसा सैकड़ों करोड़ रुपए में है। तो जो एक अगर वो ऐसी चीज़ होती जिसका कोई मतलब नहीं होता तो कोई उस पर पैसा नहीं लगाता। तो निश्चित रूप से इसका असर होने लगा है। ये असर निर्णायक है कि नहीं, इसको लेकर मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूँ आज की तारीख में, क्योंकि देश की बहुत बड़ी आबादी अभी सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से बाहर है। उस तक अभी इंटरनेट नहीं पहुँचा है, बहुत लोगों तक तो बिजली भी नहीं पहुँची। तो इसलिए वो एक सीमित रूप में भूमिका वो निभा रहा है। और ओपिनियन मेकर्स के बीच में क्योंकि सोशल मीडिया है तो इसका असर हो रहा होगा। इसको लेकर अभी कोई रिसर्च या स्टडी हुई भी नहीं है, तो अभी इसको लेकर हम लोग कुछ मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से कुछ असर हो रहा होगा, जिसकी वजह से पार्टियां इस पर इतनी मेहनत कर रही हैं।
इसी रूप में अभी फ़िलहाल इसको देखा जाना चाहिए, जब तक कि इसमें कोई निर्णायक डाटा या कोई उस तरह से एम्पेरिकल स्टडी नहीं हो जाती, तब तक इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। और जहाँ तक दूसरा आपका प्रश्न है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है और नई पीढ़ी जो है वो किस रूप में इसको देखे, लेकिन जो लोग कॉर्पोरेट मीडिया स्ट्रक्चर के अंदर हैं उनके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, और उनको उस स्ट्रक्चर के अंदर वो ढंग से पत्रकारिता कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। और ये कामना मुझे लगता है उनको करनी भी नहीं चाहिए कि कॉर्पोरेट पैसे से वो कोई क्रांतिकारी पत्रकारिता करें, इसकी उनको कोई अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, उचित भी नहीं है। कोई पैसा कोई कॉर्पोरेट हाउस इसलिए नहीं लगा सकता है कि आप उसके पैसे से क्रांति करें, तो ये संभव नहीं है। वहाँ पर वो ढंग से अपनी इन्फॉर्मेशंस को लोगों तक पहुँचा दें, यही बहुत है। जो लोग इसके क्रिटिसिज्म के स्पेस में है, मीडिया क्रिटिसिज्म के फील्ड में है, एकेडमिक्स में है, उनको क्रिटिसिज्म का एक स्पेस क्रिएट करना चाहिए। मीडिया लिटरेसी अगर इस देश में बढ़ती है और लोग मीडिया को अगर किस रूप में वो काम कर रहा है इसकी समझदारी लोगों के बीच अगर डेवलप होती है, तो लोग सच तक पहुंचना उनके लिए आसान होगा। वो अगर एक अखबार पढ़ने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि ये जानबूझकर किसी के पक्ष में लिखा गया है, इस तरह की एक समझदारी अगर डेवलप हो जाती है, तो इतना ही बहुत है कि वो मीडिया क्रिटिसिज्म के स्पेस में जो लोग हैं, और बाकी जो लोग इस व्यवस्था से विद्रोह के स्पेस में हैं, वो निश्चित रूप से सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया को स्पेस को इस्तेमाल करेंगे। उनके प्रति तो मेरी शुभकामनाएं हैं।